Welcome to your online school Diksha. Class 10th Mathematics Chapter 3 Pair of Linear Equation in Two Variable दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज का विषय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के गुणांकों में अनुपात की तुलना का। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिनका हम गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल कैसे निकलते हैं ये सीखा था। तो चलिए अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पीछे से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। हमने देखा था कि ग्राफीय विधि से हम जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकाल रहे थे तो हमको तीन केस मिल रहे थे। आप ये जानते हैं कि रैखिक समीकरण जो होती हैं उनका जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा के रूप में आपको ग्राफ मिलता है। क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण युग्म थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे जोड़ा था, तो हमको दो रेखाएं मिलती थी। हमने देखा था कि ग्राफ में पिछले वीडियो में देखा कि केवल तीन केस ही संभव थे कि जब रैखिक समीकरण युग्म दोनों समीकरण युग्म का हमको जो ग्राफ मिल रहा है वो प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में मिल रहा है। तब हम क्या कहते थे कि जहाँ पर दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं जिस उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं उस बिंदु के x और y के निर्देशांक ही उसका हल होंगे। तो हम कहते थे कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अतः इसके एक और एक केवल एक हल संभव है जहाँ पर वो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। फिर आगे के केस में हम लोगों ने देखा था कि जब दोनों रेखाओं का ग्राफ हमको संपाती रेखाओं के रूप में मिल जा रहा था। संपाती रेखाओं से मतलब मेरा है कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं, एक ये हो गई और एक इसी के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ी हुई रहती हैं, एक दूसरे को ढक लेती हैं। ठीक, तो इनको हम कोइंसिडेंट लाइंस या संपाती रेखा भी कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि एक केस में हमको दोनों समीकरण युग्मों का ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिल रहा था कि जब दोनों रेखाएं हमको संपाती रेखा के रूप में मिल रही थी। तो हमने वहाँ देखा था क्योंकि ये तो एक दूसरे को अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी, काटेंगी। यहाँ पे तो केवल एक ही बिंदु पर काट रही थी, तो इसका केवल एक हल होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, जब संपाती रेखाओं के रूप में हमको ग्राफ मिलता था तो वहाँ पे वो अनगिनत रूप से अनेकों बिंदुओं पर एक दूसरे को काटती थी। तो हम कहते थे कि इसके अपरिमित रूप से अनेकों हल संभव हैं। ठीक, एक और केस हमको मिला था कि जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, तो इस प्रकार की रेखाओं को हम कहते थे समान अंतर रेखाएं, जिनके बीच में समान अंतर होता था। ये भी हमको केस मिलता था। तो आप देख सकते हैं कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती थी, तो हम कहते थे कि इनका कोई भी हल संभव नहीं है। ठीक, ये समांतर रेखाओं के रूप में हमको ग्राफ मिल जाता था। तो इसके बाद हम लोगों ने जब हमने हल निकालना शुरू किया था, उदाहरणों के माध्यम से मैंने ग्राफ बनाए थे तीन अलग अलग केस में, तो हमने ये जाना था कि हमको ये तीन केस मिलते थे। हमने ये बात जानी थी, यदि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफ खींचे तो केवल तीन शर्तें, हमको तीन केस मिलते थे। क्या कौन कौन सी शर्तें थी? पहली, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात हमको प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलती थी। इस केस में रैखिक समीकरण युग्मों का केवल एक उभयनिष्ठ हल होता था, जिसको हम अद्वितीय हल भी कहते थे। अद्वितीय मतलब अपनी तरह का केवल एक हल, जहाँ पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। फिर हमने ये भी जाना था कि जिन समीकरण युग्मों के आपको चाहे एक हल मिलते हो, चाहे कोई भी हल आपको मिल रहा हो, तो हम उनको कहते थे कि वो संगत समीकरण युग्म है। कंसिस्टेंट रैखिक समीकरण हम उनको बोलते थे कि कम से कम हमको एक हल मिल रहा है। तो हमने ये देखा था कि जब जिन समीकरण युग्मों से हमको हल मिलता है उनको हम कहते हैं संगत समीकरण युग्म। ठीक, दूसरे केस में हमने ये देखा था कि दोनों रेखाएं समांतर होती थी, तो इस केस में दोनों रैखिक समीकरण युग्मों का कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता था, क्योंकि वो एक दूसरे को काटती नहीं थी, अलग अलग जाती थी, कभी नहीं मिलती थी।
तो जब उनका कोई हल नहीं होता था तो हम कहते थे वो समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत रैखिक समीकरण युग्म है, क्योंकि उनका कोई हल हमको नहीं मिल रहा है। तीसरे केस में हमको संपातीय रेखा मिलती थी, तो हम देखते थे कि इस केस में क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक रही हैं, पता नहीं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम इस केस में कहते थे कि इसके अनगिनत रूप से अनेकों उभयनिष्ठ हल हैं। चूंकि इससे हमको हल मिल रहे हैं तो ये भी हमारा क्या हो गया, संगत समीकरण युग्म। ठीक, तो जिन समीकरणों से हमको हल मिलते हैं उनको हम कहते हैं संगत समीकरण युग्म, और जिनसे कोई हल नहीं मिलता उनको हम कहते हैं असंगत समीकरण युग्म। तो ये बात जो हमने पिछले वीडियो में सीखी थी, उसी को आज की जो कक्षा है उसमें हम उसको रिलेट करेंगे और उससे हम नई चीज़ सीखेंगे। आज हम एक चीज़ सीखने वाले हैं कि जो हमको रैखिक समीकरण युग्म दिए होते हैं, यदि हम उनके गुणांकों की तुलना करें तो गुणांकों की तुलना करने पर हमको क्या कुछ बातें हमको पता लगती हैं। जैसे यहाँ तो हमको ग्राफ खींचना पड़ रहा है और ग्राफ खींचने के बाद हमको पता लग रही हैं कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या वो रेखाएं संपाती हैं या फिर वो रेखाएं समांतर हैं, लेकिन क्या गुणांकों की तुलना करने पर हमको कुछ मिल सकता है, तो ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो आज हम वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बना रखा है। ये चार्ट आपको अपनी फेयर कॉपी में बनाना है। इस चार्ट को आपको ध्यान से समझना है, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसको यदि आप समझ गए तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, हम लोग सीख रहे हैं ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हल निकालना, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि उनके गुणांक हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ठीक, तो पीछे हमने जो तीनों समीकरण लिए थे, जो हमने 3 सवाल लिए थे, वही समीकरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ मैंने क्रम संख्या लिखी है, यहाँ पेयर ऑफलाइन रैखिक समीकरण युग्म लिखे हैं मैंने। ये पहला हमने सवाल किया था उसका युग्म था, ये दूसरे सवाल, ये पिंकी वाला युग्म है, पिंकी राहुल वाला, ये दूसरे सवाल के युग्म है और ये तीसरे सवाल के युग्म है। ठीक, फिर अब क्या करना है हमको, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, पहले समीकरण का जब हमने ग्राफ खींचा था तो हमको मिली थी प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि इन दोनों रेखाओं ने एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काटा था, एक उभयनिष्ठ बिंदु पर एक दूसरे को काटा था। ठीक, इसका मैं देखिए बच्चों, पहले समीकरण जो आपकी ये थी राहुल पिंकी वाली, x - 2y = 0 और x + y - 6 = 0, ये वही समीकरण थी। x - 2y = 0 और ये थी x + y = 6। इसमें मैंने 6 को बराबर की तरफ ले आया है, तो मैंने 6 को ऐसे बना दिया है, x + y - 6 = 0। बात एक ही है। तो जब हमने इस समीकरण का ग्राफ बनाया था, मैं आपको पीछे वीडियो में दिखा रहा हूँ, जब हमने ग्राफ बनाया था तो हमको ये प्रतिच्छेदी रेखाएं मिली थी। ठीक है, आपको याद है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में हमको इसका ग्राफ मिला था। तो हमने कहा था कि जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस बिंदु के x और y के जो मान थे वही इस समीकरण के हल होंगे। देखिए, x का मान यहाँ पे कितना है, 4, और y का मान देखिए यहाँ पे 2 है, तो 4 और 2 इन दोनों समीकरणों के उभयनिष्ठ हल हैं। तो हमने देखा था कि हमको इस समीकरण का एक प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में ग्राफ मिला था। तो बीजीय निरूपण मतलब हमने इसका क्या मतलब निकाला था, हमने निकाला था कि इसके केवल और केवल एक हल है, जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, उसी को हम कहते थे कि इसके अद्वितीय हल है, केवल एक उभयनिष्ठ हल हमको मिलता था। ठीक, आगे जब हमने दूसरी समीकरण का हमने ग्राफ खींचा था, दूसरी समीकरण थी आपके पास 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। तो इसका जब हमने ग्राफ खींचा था, देखिए ये है उस ग्राफ, 2x + 3y = 9 को उधर ले गया तो यहाँ माइनस का मैंने बना दिया है, चीज़ वही है। और ये 4x + 6y = 18 को उधर ले गया तो ये माइनस का मैंने बना दिया है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं इधर लास्ट में अपने दाएं पक्ष में 0 क्यों बचा रहा हूँ, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस समीकरण का जो हमने ग्राफ बनाया था, तो देखिए हमें क्या ग्राफ मिला था, हमको संपाती रेखाओं के रूप में ग्राफ मिल गया था। ठीक, तो हमने बोला था कि ये क्योंकि दोनों समीकरणों के ग्राफ ने एक दूसरे को ढक लिया है, तो हम कहते थे कि इसके अपरिमित रूप से अनेकों हल हैं। ठीक है, और जब तीसरे समीकरण का हमने जब ग्राफ खींचा था, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0, तो हमको इसका देखिए, हमको इसका ग्राफ कैसा मिला था, ये है वो 2x + 4y - 12 = 0 और x + 2y - 4 = 0। इसका जो हमको ग्राफ मिला था, तो ये हमको समांतर रेखाओं के रूप में मिला था। तो हमने ये लिखा
कि इसका ग्राफ हमको समांतर रेखाओं के रूप में मिला था, तो हम इससे ये बात निकाल सकते हैं कि इसका कोई हल हमको नहीं मिल सकता है, इसके कोई उभयनिष्ठ हल हमको नहीं मिलेंगे। तो ये बात हम लोगों ने जानी थी। तो ये हो गई वो समीकरण युग, ये हो गई ग्राफीय निरूपण, जो हमने उनका ग्राफ बनाया तो हमको ये चीज़ें मिली थी। और बीजगणितीय निरूपण का मतलब क्या है कि इससे हमें हल के बारे में क्या जानकारी मिलती है। ठीक, ये हमको जो ग्राफ मिलता है इससे हमें हल के बारे में क्या जानकारी मिलती है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में ग्राफ मिलता है तो केवल और केवल एक हल मिलता है, दोनों समीकरणों का उभयनिष्ठ हल केवल एक मिलता है। जब संपातीय रेखाएं मिलती हैं तो दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेकों उभयनिष्ठ हल हो सकते हैं। और जब समांतर रेखाओं के रूप में ग्राफ मिलता था तो हम कहते थे कि दोनों समीकरणों का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। लेकिन आज हम बात करते हैं ये बीच वाला पोर्शन, ये कहाँ से आ गया कि गुणांकों की तुलना करने पर हमें ये सब चीज़ें कैसे पता लग सकती हैं, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये आपके पास समीकरण युग्म है x - 2y = 0 और दूसरा समीकरण है आपके पास x + y - 6 = 0। जब आप इनकी तुलना, क्योंकि आपको पता है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, तो ये किसकी तरह होंगे, ये होंगे a1x + b1y + c1 = 0। ये इनका सामान्य रूप में लिख रहा हूँ, मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, ये इनका सामान्य रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का। अब ध्यान से देखिए, दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, पहली वाली के a1 b1 c1 से पहले समीकरण की तुलना करने पर a2 b2 c2 वाले गुणांक वाले की तुलना दूसरे समीकरण से करने पर, तो देखिए जब हम समीकरण से तुलना करेंगे तो a1 बराबर आपको क्या मिल गया, x का गुणांक यहाँ कितना है, 1 है जी। तो a1 बराबर आपको क्या मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया। ठीक, b1 बराबर आपको क्या मिल गया, यहाँ पे b1 बराबर मिल गया -2। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। देखिए b1 बराबर -2 है, y का गुणांक यहाँ पे -2 है। और c1 बराबर देखिए आपके पास क्या है, c1 तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई अचर पद नहीं है, तो क्या है, 0। अब इसी प्रकार दूसरे समीकरण की तुलना a2x + b2y + c2 से करेंगे तो a2 बराबर आपको क्या मिल गया, देखिए x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1। b2 बराबर आपको क्या मिल गया, y का गुणांक कितना है यहाँ पे, +1। और c2 बराबर आपके पास क्या है यहाँ पे, -6। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, बच्चे चिन्हों में ही गलती करते हैं। तो ये चीज़ हमको मिल गई। अब ये हमें गुणांक मिल चुके हैं, हम गुणांकों की तुलना तो कर रहे हैं। अब गुणांकों की तुलना करने के बाद हमने क्या किया, इनके अनुपातों की भी तुलना करी। a1 का अनुपात जोड़ेंगे हम a2 से, b1 का अनुपात जोड़ेंगे b2 से और c1 को जोड़ेंगे c2 से, संगत अनुपातों की तुलना करने पर। तो देखिए a1/a2 आपको क्या मिला, 1/1, आपको 1 ही मिला, काटेंगे आप 1 ही मिलेगा आपको। उसके बाद b1 की b2 से तुलना कर लो आप, अनुपातों की तुलना करने की बात कर रहा हूँ मैं। तो b1 आपको मिला है -2 और b2 आपको मिला है 1, तो कितना मिल गया आपको, -2 मिल गया। ठीक, यही तो मिला आपको। और c1/c2 की तुलना करेंगे, c1 बराबर क्या है, 0 और c2 बराबर क्या है, -6। यहाँ पे आपने तुलना करी। तो तुलना करने पर आपने क्या देखा कि a1/a2 ये b1/b2 के बराबर नहीं है। देखिए इससे तो आपको 1 मिल जाएगा ना, काटेंगे, लेकिन इससे जब आप काटेंगे तो आपको इससे -2 मिलेगा। ये 1 है, ये -2 आपको मिलेगा। तो ये क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये 1 और ये -2 है। तो हम यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि जब हमने इनके गुणांकों की तुलना करी दोनों के, तो हमको ये केस मिला कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहाँ अनुपातों की तुलना हो रही है, इनके गुणांकों के अनुपातों की तुलना। तो जब आपको ऐसा मिले गुणांकों के अनुपातों की तुलना करने पर कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो समझ लेना कि उन समीकरणों का ग्राफ कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में ग्राफ बनेगा। जब प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में ग्राफ मिलेगा तो आप जानते हैं कि उनका एक और एक केवल एक ही उभयनिष्ठ हल होगा। ये तो आप जानते हैं, ये तो प्रतिच्छेदी रेखाओं से आप जानते हैं। तो देखिए हमने केवल गुणांकों की तुलना करी, तुलना करने के बाद उनके अनुपातों की तुलना करी, उससे हमको उसके ग्राफ के बारे में जानकारी मिल गई और हमें उसके हल के बारे में भी जानकारी मिल गई। ठीक, इसी प्रकार देखिए जो दूसरा हमको समीकरण था उसकी तुलना करी हमने, वही हमने a1, ये देखिए ये हो गया आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2, तुलना करी तो a1 कितना है, 2/4, काटेंगे तो कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 4। जब तक कट रहा है उसको काट दो, छोटे छोटे रूप में हमको जब कट रहा है तो उसको काटना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तर सही आएगा। आगे है b1/b2, यहाँ देखिए b1/b2 की तुलना करेंगे, 3 × 3 = 3 × 2 = 6,
फिर आगे C1/C2, तो ये है -9 और -18, माइनस से माइनस कट गया, 9 कम 9, 9 दूनी 18। देखिए हर परिस्थिति में हमको 1/2 1/2 1/2 ही मिल रहा है। A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2। तो हम कह सकते हैं कि तीनों गुणांकों के अनुपात क्या हैं, बराबर। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हमको क्या मिल रहा है, संपातीय रेखाओं के रूप में इसका ग्राफ मिलता था। मैंने आपको अभी दिखाया था ग्राफ पेपर में। तो हमने ये बात जान ली है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के गुणांकों की हम तुलना कर रहे हैं और तुलना करने पर, उनके अनुपातों की तुलना करने पर यदि हमें ये वाला केस मिल जाए कि तीनों अनुपात आपस में बराबर आ जाएं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हमको मिल जाए, तो समझ लेना कि उस समीकरण का ग्राफ कैसे बनेगा, संपातीय रेखाओं के रूप में ग्राफ बनेगा। जब संपातीय रेखाओं के रूप में ग्राफ बनेगा तो उसका हल क्या होगा, उसके अपरिमित रूप से अनेकों उभयनिष्ठ हल होंगे। बात समझ गए आप लोग। अब तीसरे केस में हमको क्या मिलता है, तीसरा समीकरण था, हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करी। देखिए A1/A2 मतलब x का गुणांक कितना है, 1, यहाँ पे x का गुणांक 2, तो 1/2। B1/B2 y का गुणांक कितना है, यहाँ y का गुणांक कितना है, 2/4, काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। C1/C2 कितना है, -4/-12, माइनस से माइनस कट गया, 4 1 कम 4, 4 3 12। तो देखिए 1/2 बराबर 1/2, मतलब कि A1/A2 बराबर मिल चुका है आपको B1/B2 के, ये तो बराबर मिल चुका है। लेकिन क्या इसके बराबर C1/C2 है, वो कितना है आपके पास, 4 से 12 काटेंगे 1/3 आ रहा है, ये तो इसके बराबर नहीं है। तो तीसरा केस हमको ये मिलता है कि जब शुरू के दो अनुपात तो बराबर आ जाते हैं लेकिन तीसरा अनुपात इनके बराबर नहीं आता है, तब हमको क्या मिलती हैं, ग्राफ के रूप में हमको उस समीकरण युग्मों का ग्राफ कैसा मिलता है, समांतर रेखाओं के रूप में। जब समांतर रेखाओं के रूप में ग्राफ मिलता है तो उस समीकरण का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। तो इस प्रकार बच्चों हम केवल गुणांकों की तुलना के माध्यम से बता सकते हैं कि किन रैखिक समीकरण युग्मों का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होगा, किन का संपाती होगा और किन का समांतर होगा। यदि A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है B1/B2 के, देखिए यहाँ पे A1/A2 1 आया था आपके पास और B1/B2 कितना आया था, -2, ये आपस में बराबर नहीं थे। तो हमने कहा था इनका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में ग्राफ होगा। फिर आगे हमने तुलना करी तो तीनों अनुपात हमको बराबर मिल गए, तो ग्राफ कैसा होगा, संपातीय रेखाओं के रूप में। जब तीसरे में हमने तुलना करी, शुरू के दो तो बराबर आ गए, लेकिन हम यदि शुरू के दो बराबर आ रहे हैं तो आपको तीसरे की भी तुलना करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो केस संभव हैं, या तो ऊपर वाला केस बनेगा या नीचे वाला केस बनेगा, या तो तीनों बराबर होंगे या फिर शुरू के दो बराबर होंगे और तीसरा वाला बराबर इनके नहीं होगा। ठीक, तो इस केस में हमको मिलेगा समांतर रेखाओं के रूप में ग्राफ, उसका कोई हल हमको नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमने ये बात आज जानी कि यदि आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ पे x y लिए हैं, इस प्रकार हो आपके पास, इस रूप में हो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसलिए मैं बच्चों यहाँ पे बराबर में 0 बचा रहा हूँ। बराबर के दाएं पक्ष में जो भी है उसको बराबर के इस तरफ ले आइए, यहाँ आपको 0 बचाना है, तब आप इससे तुलना कर पाएंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बराबर के दाएं पक्ष में 0 है, तो आप कोशिश को आपको ये करनी है कि बराबर के दाएं पक्ष में 0 बनाएं और इधर जो भी है उसको बाएं पक्ष की तरफ ले जाएं, जिससे कि तुलना करना आसान हो जाए। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि यदि आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हों, के रूप में समीकरण युग्म हों, तो उनके गुणांकों की तुलना यदि हम करें तो यदि उनके गुणांकों की तुलना, अनुपातों की तुलना करने पर हमको ये मिल जाए, ये वाला केस मिल जाए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हम कह सकते हैं कि वो रेखाएं, उनका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में हमको मिलेंगी। यदि हमको तीनों अनुपात बराबर मिल जाएं तो उनका ग्राफ कैसा होगा, संपातीय रेखाओं के रूप में ग्राफ होगा। और यदि शुरू के दो अनुपात तो बराबर आ जाएं लेकिन तीसरा अनुपात बराबर ना है तो हम कहेंगे कि वो क्या होंगी, समांतर रेखाओं के रूप में हमको उनका ग्राफ मिलेगा। तो ये हमने आज की वीडियो में सीखा। इस प्रकार के प्रश्न आपकी प्रश्नावली में भी हैं, तो ये सारणी बच्चों आपको बनानी है। ठीक, फेयर कॉपी में बनानी है आपको ये सारणी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना मैसेज करके, लेकिन इसका अभ्यास आपको करना पड़ेगा। चलिए, आपकी प्रश्नावली 3.2 में बच्चों इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको हम करेंगे। पहले मैं दूसरा प्रश्न आपको करा रहा हूँ, क्योंकि पहले प्रश्न में आपको ग्राफ बनाना है। पहला प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ।
प्रश्नावली 3.2 कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ये जो प्रॉब्लम दे रखी है, भाषा के रूप में प्रॉब्लम दे रखी है, इनसे पहले आपको समीकरण युग्म बनाने हैं, जैसे हमने पीछे प्रश्नावली 3.1 में किया। समीकरण युग्म बनने के बाद आपको उनका ग्राफ बनाना है और ग्राफ के द्वारा इनका आपको हल निकालना है। तो ये 2 प्रश्न आप कर लेंगे। फिर भी नहीं होंगे तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आज जो टॉपिक हमने समझा है उससे संबंधित जो आपकी प्रश्नावली में सवाल है पहले हम उसको करते हैं, ये हम बाद में भी कर सकते हैं। पीछे प्रश्नावली 3.1 में हम इसको करके आ चुके हैं। आप यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो ग्राफ बना के आपको इन दोनों का हल निकालना है। ग्राफ कैसे बनेगा, पहले इस भाषा को समझ के आपको 2 समीकरण युग्म बनानी पड़ेंगी और फिर उनसे आप ग्राफ बनाएंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये कर सकते हैं। हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा और तीसरा आपके लिए गृह कार्य रहने वाला है। दूसरे प्रश्न में आपको कह रखा है कि नीचे आपको ये 3 समीकरण दे रखी हैं, जो युग्म के रूप में समीकरण दे रखी हैं। आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनके गुणांकों की तुलना करनी है और तुलना करने के बाद बताना है कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक, तो इसको हम करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ, बाकी ये दोनों आपके लिए गृह कार्य हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी आपके लिए गृह कार्य रहेगा। ठीक, तो पहले हम दूसरा समझते हैं कि इसमें हमको करना क्या है और कैसे हम इसको करेंगे। तो दूसरा प्रश्न बच्चों कुछ इस तरीके से आपके पास कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। आपको ये बताना है। ठीक है, तो पहली आपकी समीकरण ये दे रखी है। ये आपको समीकरण युग्म दे रखे हैं, 2 चर वाले समीकरण युग्म। 5x - 4y = -8, 7x + 6y = 9। तो आपको इनके गुणांकों की तुलना करके बताना है कि इनका ग्राफ कैसा बनेगा। तो सबसे पहले आपको मैंने बोला है कि a1x + b1y + c1 इनके सामान्य रूप बराबर 0 और a2x + k b2y + c2 = 0, ये इनका साधारण रूप है। पहले इसकी तरह आपको समीकरण बनानी है। बराबर के इस तरफ आपको दाएं तरफ आपको 0 बचाना है, जो इधर है उसको बाएं तरफ ले जाइए। तो समीकरण कुछ इस तरह बन जाएगी। 5x - 4y -8 इधर आएगा +8 = 0, समीकरण नंबर 1। ठीक, और समीकरण नंबर 2 इस प्रकार से बन जाएगी। 7x + 6y = -9, 9 इधर आके माइनस का बन जाएगा बराबर 0। समीकरण नंबर 1 और 2 को आपने इस तरह बना लिया, ये इनके सामान्य रूप की तरह बना लिया। अब तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 की। तो आपको a1 बराबर कितना मिला, x का गुणांक कितना बच्चों यहाँ पे 5, b1 बराबर कितना मिला, y का गुणांक कितना है यहाँ पे -4। बच्चे यहाँ पे मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको चिन्ह लेके चलना है। बच्चे यहाँ पे चिन्ह में गलती करते हैं, पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है -4, तो b1 बराबर कितना है -4, c1 बराबर कितना है +8। ठीक, इधर भी तुलना कर लेते हैं। a2x + b2y + c2 = 0 से समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर। ठीक, तो देखिए a2 बराबर +7, b2 बराबर +6, c2 बराबर -9। अब क्या करेंगे, अब हमने इनके अनुपातों की तुलना कर ली है, हमने इनके गुणांकों की तुलना कर ली है। अब इनके अनुपात देख लेते हैं। संगत अनुपात a1 का a2 से, b1 का b2 से, c1 का c2 से। तो चलिए a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6। जब इसको काटेंगे, जो कटा उसको काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, माइनस चिन्ह रहेगा। ठीक, आगे हमें c1/c2 करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा a1/a2 5/7 है और b1/b2 -2/3 है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो जब दोनों शुरू के 2 अनुपात आपस में बराबर नहीं आते हैं तो हमने सारणी में देखा था कि उनका ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में ग्राफ बनता है। उसके एक और एक केवल एक ही हल होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसलिए दिए गए समीकरण युग्म केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ये हमसे पूछा गया था कि आपको बताना है कि इनका ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा या समपाती। तो हमने देखा है कि जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब दोनों समीकरण युग्मों का ग्राफ किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में ग्राफ मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार बच्चों बाकी के जो सवाल हैं आपके पास,
ये दूसरा और तीसरा ये आपको घर से करके लाना है। ठीक, ये आपके लिए गृह कार्य है। और तीसरे सवाल में आपको बता दूं ये है कि बोला गया है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कीजिए और तुलना करने के बाद बताइए कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों का जो हल है वो संगत होगा या असंगत। पहला सवाल ये है, दूसरा ये समीकरण युग्म दे रखे हैं, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा है। ठीक, संगत होगा या असंगत। तो आप जानते हैं कि कैसे पता लगेगा आपको, आप तुलना करेंगे, तुलना करने पर आपको यही 3 केस मिलेंगे। संगत असंगत के बारे में आप जानते हैं कि जब समीकरण युग्मों का हमको हल मिल रहा हो, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, थोड़ा आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जब समीकरण युग्मों का आपको हल मिल रहा हो, चाहे एक ही मिल रहा हो, तो वो समीकरण युग्म कैसे होते थे? संगत। ठीक, और जब समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं मिल रहा हो तो उसको हम कहते थे असंगत। और यहाँ देखिए, यहाँ भी हमको हल मिल रहा है, चाहे हमको अनेकों हल मिल रहे हैं, तो ये भी किस में जाता था? संगत में। तो आपको ये चेक करना है कि यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अर्थात ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाओं के रूप में है, अर्थात उसका हमको एक हल मिलेगा, अर्थात वो संगत है। तो आपको ये चेक करना है, यदि ये केस मिल गया तो आप कहेंगे दोनों समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत। यदि ये वाला केस मिल गया तो आप कहेंगे वो दोनों समीकरण युग्म कैसे हैं? वो भी संगत है, क्योंकि इससे भी हमको अपरिमित रूप से अनेकों हल मिलते हैं। लेकिन यदि आपको तीसरा केस मिल गया तो आप कहेंगे वो समीकरण युग्म कैसे हैं? असंगत। तो यही आपको चेक करना है, चीज़ वही है, थोड़ा रूप बदल दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा प्रश्न बच्चों आपके लिए गृह कार्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कक्षा है वो आपको समझ में आ गई होगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है, इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, आगे भी इसका प्रयोग होगा। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप इसको फेयर कॉपी में नोट कीजिए, फेयर नोट बनाइए। थैंक यू वेरी मच।